जय बद्री विशाल बाबा केदारनाथ की जय हो। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक बेस्ट आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल टूर विथ फर्स्ट स्टेप में। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है कि ऋषिकेश से आप केदारनाथ तक कैसे पहुंचे। वैसे तो मैंने ये अपडेट पहले भी दिया हुआ है अपने चैनल पर और इससे जो रिलेटेड आपको वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी और उसी चीज़ को लेकर जो मैं आज लेटेस्ट अपडेट के साथ ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और इसमें आपको कुछ गाइडलाइन भी मैं आपको बताऊंगा और ये यात्रा कब से शुरू, जो 4 धाम यात्रा उत्तराखंड गवर्नमेंट करने जा रही है, वो चीज़ें आज सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का ये वीडियो मैं आपका बनाने वाला हूँ, तो एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऋषिकेश एक ऐसा शहर है जहाँ से राज्य के अलग अलग कोनों से बसें और ट्रेनें सुव्यवस्थित रूप से जुड़ी हुई हैं। यहाँ आने में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी। मैं बात करूँ यूपी, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, तो आपको ऋषिकेश के लिए आसानी से बस व ट्रेनें मिल जाएंगी। और आपको ऋषिकेश आना है सबसे पहले। ऋषिकेश से आगे का सफ़र आपको करना होगा तय बस में, क्योंकि यहाँ से आपको आगे ट्रेन व्यवस्थाएं नहीं मिल पाएंगी। और मैं अगर नज़दीकी जो हवाई अड्डे की बात करूं तो वो है देहरादून में, और जिसका कि नाम है जॉली ग्रैंट। तो आप अपने शहर से डायरेक्ट जॉली ग्रैंट तक हवाई यात्रा कर सकते हैं। वहां से आपको आगे की जो यात्रा है फिर ट्रेन या बस से ही करनी होगी, क्योंकि उत्तराखंड में अभी सुव्यवस्थित रूप से ट्रेनें चालू नहीं हुई हैं। अभी ऐसा कोई रूट नहीं है जहां कि आप मतलब केदारनाथ तक ट्रेन से पहुंच पाओगे। वहां पर आपको बस या फिर आपकी जो प्राइवेट टैक्सी, आपकी खुद की कार, इसी से आप वहां तक का सफ़र तय कर सकते हैं। वैसे तो अलग अलग राज्यों से यहाँ के लिए जो बसें सुव्यवस्थित रूप से मैंने जो कहा है कि जुड़ी हुई हैं। अगर मैं वही बात करूँ दिल्ली सेंट्रल से, तो दिल्ली सेंट्रल आप में से लगभग हर कोई जानता ही होगा, और दिल्ली को तो वैसे भी कौन नहीं जानता, नाम से ही मशहूर है। वहाँ से आपके अलग अलग राज्यों के अलग अलग जहाँ भी आप शहर में रहते हैं वहाँ की बसें बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। तो वैसे ही अगर आप पहले दिल्ली आते हैं तो दिल्ली से आपको डायरेक्ट ऋषिकेश की या हरिद्वार की बस मिल जाएगी। और अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं दिल्ली से ऋषिकेश तक की, तो ये 260 किलोमीटर के लगभग है। और अगर गवर्नमेंट जो रोडवेज बसें होती हैं उसके किराए की बात करूं तो लगभग 350 से 400 रुपये अभी गवर्नमेंट का किराया है। वहीं अगर मैं जो सेमी डिलक्स और ये प्राइवेट एजेंसियों की जो बसें होती हैं उनसे आप अगर दिल्ली से ऋषिकेश आते हैं तो उनका किराया रोडवेज से थोड़ा ज़्यादा ज़रूर है। और बाकी आप जैसी सुविधाएं लेते हैं, अगर आप एसी वाली बस में आते हैं तो लगभग उसका किराया थोड़ा और ज़्यादा होगा। तो आप मान के चलिए कि 500 से लेके 1500 रुपये तक के बीच में आपको इसका जो किराया होगा वो देना होगा। बाकी गवर्नमेंट की जो रोडवेज बसें हैं उनका किराया मैंने आपको बता ही दिया है। तो आप कौन सा अफोर्ड कर सकते हैं वो आपकी जेब पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट डे आप यहाँ ऋषिकेश पहुँचिए और यहाँ आके रुकिए। ऋषिकेश में जैसा कि आपको पता होगा घूमने वाली बहुत सारी जगह हैं। यहाँ आके आप लक्ष्मण झूला हो गया, और देश विदेश से लोग यहाँ राफ्टिंग करने आते हैं, तो राफ्टिंग का आप मज़ा ले सकते हैं। अगर आप फर्स्ट डे की जर्नी में ऋषिकेश रुकते हैं तो यहाँ पे रहने और खाने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे डॉर्मेट्री भी हैं जिनका कि किराया लगभग 50 से 100 रुपये होता है। और अगर आप थोड़ा सा और पैसा खर्च करना चाहेंगे तो होटल व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी है यहाँ पे, जिनका कि एक नाइट का किराया 1000 से 1500 रुपये होता है। और खाने की भी बहुत उचित व्यवस्थाएं हैं। मतलब आप यहाँ पे बात करूँ तो आपको 200 से 250 रुपये की प्लेट में बहुत अच्छा खाना यहाँ पे आपको खाने को मिल जाएगा। तो आपकी फर्स्ट डे की जर्नी यहाँ पे बहुत अच्छी बीत सकती है अगर आप ऋषिकेश में रुकते हैं तो। ऋषिकेश में फर्स्ट डे की जर्नी कंप्लीट होने के बाद आपको अगली ही सुबह निकलना है सोनप्रयाग को। तो आपका अगला पड़ाव है सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग तक जाने के लिए आपको वहाँ से रोडवेज की बसें मिल जाएंगी। तो ये अगर मैं डिस्टेंस की सबसे पहले बात करूँ तो 215 किलोमीटर यहाँ से इसका डिस्टेंस है। और सोनप्रयाग तक का जो रोडवेज बसों का किराया है वो 350 रुपये है। 350 रुपये में ये लगभग 6 से 7 घंटे में आपको सोनप्रयाग पहुँचा देगी। और सोनप्रयाग तक आपको अगर आप सुबह मॉर्निंग में 7-8 बजे तक भी निकलते हैं तो लगभग दिन में 2-3 बज जाएंगे। और मैं आपको यही मतलब एडवाइस देना चाहूँगा कि आप सेकेंड डे सोनप्रयाग में रुकिए,
ताकि जो आपकी जर्नी हो वो बहुत अच्छी हो सके। अगर आप मतलब में एक ही दिन में या 2 दिन में ऐसा सोचना चाहेंगे कि मतलब सारा ही घूम लेंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप अगर घूमने के हिसाब से आए हैं तो आपको स्टे करना ही होगा 1-2 जगह पे। जैसा मैंने फर्स्ट डे बताया ऋषिकेश, और सेकंड डे आपका जो स्टे हो सकता है वो आप सोनप्रयाग में करिए, ताकि आपकी आगे की जर्नी अच्छी हो। तो सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आपका सेकंड डे यहीं स्टे होगा। और मैं अगर रहने और खाने की जो बात करूं तो बहुत ही मतलब आसानी से आपको ये जो फैसिलिटीज़ हैं प्रोवाइड हो जाएंगी, क्योंकि इसके लिए आपको वहाँ पे ज़्यादा मतलब जो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी। मतलब कहीं दूर या फिर ऐसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, आसपास के आपको होटल में रहने और खाने की उचित व्यवस्था हो जाएंगी। और सोनप्रयाग में अगर आपका थोड़ा मतलब जो जेब खर्चा है वो थोड़ा कम है, तो आप डॉर्मेट्री भी ले सकते हैं, जिसका किराया 150 से 200 रुपये पर पर्सन है। और यहाँ पे आपको मतलब तकिए, चादर और जो आसानी से रात को सोने के लिए मिलेंगी, और तो अपनी आप नाइट स्टे यहाँ पे कर सकते हैं। और खाने की अगर मैं बात करूँ तो आपको अच्छे से अच्छा खाना है जो 200 से 250 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आसानी से मिल जाएगा। और यहाँ पे आप मतलब खाना खाइए और अपनी रात को बिताइए, और अपनी फैमिली के साथ आए हैं, फ्रेंड्स के साथ आए हैं, तो इन्जॉय करिए इस मोमेंट को। अगली ही सुबह आपका अगला पड़ाव है गौरीकुंड, और गौरीकुंड में जाके आप स्नान कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं सोनप्रयाग से गौरीकुंड के डिस्टेंस की, तो ये है मात्र 5 किलोमीटर। और यहाँ पे मतलब कोई बस सुविधाएं नहीं हैं। यहाँ पर जो GMEN की पर्सनल टाटा सुमो हैं, या फिर आप पर्सनल टैक्सी करके भी वहाँ जा सकते हैं। 5 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद आप पहुँच चुके होंगे गौरीकुंड। तो आप गौरीकुंड में स्नान कीजिए, और वहाँ से आगे का केदारनाथ का जो शेष मार्ग है वो है 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर आपको करनी है ट्रैकिंग। और दूसरा ऑप्शंस जो अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते तो घोड़े और खच्चर। अगर मैं खच्चर से पर पर्सन की बात करूं तो ये 2500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से चार्ज करते हैं। और अगर आप यंग मतलब लोग हैं, आपकी फैमिली अगर ट्रैकिंग की शौकीन है, या आप अपने फ्रेंड लोगों के साथ आए हैं, तो मेरा तो यही कहना होगा कि आप ट्रैकिंग करके जाइए और पहाड़ों का जो ये मौसम है इनका अनुभव लीजिए। तो मौसम का और वादियों का लुत्फ़ उठाते हुए आप केदारनाथ पहुँचिए और अपनी जर्नी को कंप्लीट कीजिए, और बाबा केदारनाथ से जो अपनी प्रार्थनाएं हैं वो करिए, ताकि केदारनाथ आपकी जो प्रार्थना है उनको पूरी कर सकें। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा कि आपको कौन से समय में केदारनाथ जाना चाहिए है। तो बेस्ट टाइम है वो है मई से लेके जुलाई तक का। और ये बेस्ट टाइम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो अगस्त के बाद है यहाँ पे थोड़ा बर्फ़ ज़्यादा पड़ने लग जाती है, तो जो मौसम है वो ख़राब रहने लगता है। और यहाँ पे मैं अगर एक आपको और एडवाइस दूंगा, अगर आप मई जून जुलाई के महीने के बजाय आप अगस्त सितंबर में आते हैं, तो आपको हर चीज़ में यहाँ पे चार्जेस भी कम देखने को मिलेंगे। जैसा कि सोनप्रयाग में जो होटलों का रहने का चार्जेस है वो भी कम देखने को मिलेगा। तो आप दोनों में से किसी भी समय बाबा केदारनाथ के दर्शन करने जा सकते हैं। अपने साथ अब क्या क्या रखना है यहाँ पे ज़रूरी है, अपने साथ गर्म कपड़े, रेन कोट और हाथ की दस्ताने, ये चीज़ें अपने साथ ज़रूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मौसम थोड़ा मतलब अजीब सा रहता है, कभी भी बिगड़ सकता है, और यहाँ ठंड बहुत पड़ती है। तो इन चीज़ों को अपने साथ कैरी कीजिएगा, ताकि वहाँ जाके कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। गौरीकुंड से लेके केदारनाथ का सफ़र तय करने के बाद आप शाम की आरती से केदारनाथ में जुड़ सकते हैं और आरती का आनंद ले सकते हैं। अब मैं बात करूंगा वर्ष 2021 में केदारनाथ यात्रा कब होगी। वैसे तो ये मई में ही चालू कर दी जानी थी, पर अभी कोविड के केसेस को लेके ये यात्रा टाल दी गई थी। अभी जो गवर्नमेंट की जो तारीख है वो है 18 अगस्त। 18 अगस्त तक अभी हाई कोर्ट ने इस पर डिसीजन लेने का जो निर्णय लिया है, और 18 अगस्त से हो सके तो ये यात्रा चालू कर दी जाए। तो 18 अगस्त तक आपको यहाँ पे वेट करना होगा, और कैसा फ़ैसला आता है वो सभी को एक्सेप्ट करना ही होगा। तो 17 तारीख यहाँ पे एक्सेप्ट डेट है। और अभी मेरी लास्ट में एक वीडियो मैंने दी थी कि इस बार IRCTC जो है 4 धाम यात्रा कराने जा रहा है। अगर 18 सितंबर से ये यात्रा चालू होती है, उसके क्या क्या पैकेज हैं और क्या क्या गाइडलाइंस के साथ वो IRTC जो ये यात्रा करा रहा है, तो आप वो मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरे द्वारा शेयर की गई इन्फॉर्मेशन ऋषिकेश से केदारनाथ तक कैसे पहुँचे।
और आशा करता हूँ आपके लिए ये हेल्पफुल होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और जय केदारनाथ बाबा के कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना वीडियो को मत भूलिएगा। तो अभी इन्हीं शब्दों के साथ वक्त हो चुका है जाने का। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। जय बाबा केदारनाथ।